जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में स्वागत है। आज की क्लास नंबर है 7th और जिसमें आज आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। टॉप 50 मिक्स्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये लास्ट क्लास और उससे भी ज़्यादा अच्छे मैं आपके लिए आज के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आज की क्लास में आपको बाल विकास से रिलेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे, उनसे संबंधित अधिनियम, धाराओं से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और अलग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। आज की क्लास के क्वेश्चंस आपको ज़रूर पसंद आएंगे। टॉप क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। साथ में ही जो हमारी मैराथन चल रही है, अंतिम प्रहार है आपकी महिला पर्यवेक्षक के लिए, उसके लिए सारे क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास में आपको 60 समथिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्योंकि टॉप 50 प्लस क्वेश्चन है, तो आज की क्लास में मैं 60 समथिंग आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि उन तक ये क्लास पहुंच सके जिनको इस क्लास की ज़रूरत है। साथ ही आप उन सब तक ये क्लास पहुंचाने की कोशिश करें जिन्होंने महिला पर्यवेक्षक की तैयारी के लिए इतने अच्छे क्वेश्चंस अभी तक नहीं पढ़े हैं साथियों। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जाने के पहले एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट तक इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम आज की क्लास को। आई होप आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। इससे पहले आप एक बार क्वेश्चन को हम रीड करें, उससे पहले प्लीज़ एक बार शेयर कर दें क्लास को। और याद रखिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस के लिए आपको 20 से 10 से 15 सेकंड 15 से 20 सेकंड का समय ही दूंगी। फटाक से कमेंट बॉक्स में आपका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, चलिए इसे रीड करते हैं कि अनाथ से ऐसा बालक अभिप्रेत है। मतलब अनाथ शब्द से बोला है जो जैविक माता पिता के बिना होता है, जो जैविक संरक्षक के बिना होता है, जो जैविक दत्तक माता पिता के बिना होता है, उपरोक्त में से सभी। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। आपका 15 से 20 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है। फटाफट आंसर करते हुए चलना है। सभी को आंसर देना है, ये नहीं कि आप लोग आंसर नहीं करेंगे, आप सभी को आंसर करते हुए चलना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। फटाफट आंसर्स आप लोगों के आने वाले होंगे। आई होप आप लोग सभी सही आंसर्स लगाते हुए चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आंसर वाली पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ्स मिल सकें। सारी पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। इनको आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो रही है, तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमको देखने को मिल रहा है वो है उपरोक्त में से सभी। अनाथ एक ऐसा बालक है जो जैविक माता पिता मतलब उनके जो रियल पेरेंट्स होते हैं उनके बिना वो नहीं होते तो भी वो अनाथ होता है। उनका कोई जैविक संरक्षण नहीं होता, मतलब उनके घर में परिवार में कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं होता, उसे भी हम बोलेंगे। जो अगर गोद ले लेते हैं, दत्तक पुत्र बनाते हैं, ऐसा भी कोई नहीं है तो भी उसे अनाथ ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 को किस दिन पूरे देश में प्रभावी किया गया था? देखिए मैंने क्या बोला था, संरक्षण से संबंधित, बाल विकास से संबंधित, बाल संरक्षण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। और आप लोगों ने जितनी भी तैयारी करी है, सारी तैयारी आज की क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपने किस लेवल की तैयारी कर रखी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 पूरे देश मतलब भारत में कब लागू हुआ था? 15 जनवरी 2016, 15 अप्रैल 2016, 15 मार्च 2016 यानी 15 फरवरी 2016। मतलब 15 तारीख थी और 16 था, बस हमें मंथ याद रखना है किस मंथ में हुआ था। तो जल्दी से बता दीजिएगा। किशोर न्यायालय
आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। फटाफट 15 से 30 सेकंड का समय है, उसमें आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 15 जनवरी 2016 को जो किशोर न्यायालय की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 को लागू कर दिया गया था। याद रखना 2015 को कब लागू किया था, 15 जनवरी, बस जनवरी याद रख लीजिएगा, और 2016 में 1 साल बाद इसे लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए कि भारत में पहला किशोर न्यायालय बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया था। अब आपको इसका आंसर देना है कि भारत का जो पहला किशोर न्यायालय बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया था। मद्रास 1927, आंध्र प्रदेश 1927, बिहार 1927 या मुंबई 1927। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाएंगे। आपका टाइम शुरू हो गया है। फटाफट आंसर सॉल्व करते हुए चलिए, फटाफट आंसर करते हुए चलिएगा। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिएगा कि आप इनका क्या आंसर लगाने वाले हैं। फटाक से आंसर करिएगा, इसका आंसर आप लोग क्या लगाने वाले हैं। जल्दी जल्दी आंसर करते हुए चलें, सब लोग करते हुए चलें आंसर। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मुंबई। कब स्टार्ट किया था मुंबई ने, 1927 में। कब, 1927 में पहला क्या स्टार्ट किया था, पहला किशोर न्यायालय बोर्ड स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा निरसित किया गया था। अब आपको ये बताना है जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, मतलब बाल विवाह को रोकने के लिए अधिनियम 2006 में आया था, उसके अंतर्गत किसको निरसित किया गया था, कौन सा कानून हटाया गया था। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, बाल विवाह अधिनियम 1940, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1955, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 2000। चलिए आंसर दे दीजिएगा, इसका क्या आंसर आने वाला है आप लोगों का। सबका ही आंसर आना चाहिए, सब लोग फटाफट आंसर करते हुए भी चलेंगे। जल्दी से आंसर कर लीजिएगा, आपका क्या आंसर आने वाला है, इस आंसर को जल्दी से फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को हटाकर, किसको, 1929 को हटाकर कौन सा अधिनियम लाया गया था, 2006 का अधिनियम लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आप सभी के सामने कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह से जन्मा या गर्भहित बालक सभी प्रयोजन के लिए समझा जाएगा, धर्मज, अधर्मज या आपका प्रथा के अनुसार उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा, इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। जल्दी जल्दी आंसर करते हुए सबको ही चलना है। कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह से जन्मा या गर्भहित बालक, मतलब अगर कोई का बाल विवाह निषेध है 2006 के अनुसार, मगर फिर भी उनका बाल विवाह हो जाता है या उनके बच्चा जन्म ले लेता है, बालक मतलब उसमें ही जो उनकी 18 साल से उम्र नहीं होती फिर भी बच्चा जन्म ले लेता है, और या महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसका प्रयोजन क्या कहा गया है, क्या वो धर्मज है या अधर्मज है, प्रथा के अनुसार है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, धर्मज हो जाएगा, मतलब वो धर्म के अनुसार है, क्योंकि उनका विवाह हो चुका है और जो संतान आ रही है वो भी धर्म अनुसार है, इसलिए उसे धर्मज कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको ये बताइएगा इनमें से बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। व्यापक शिक्षा, वित्तीय सहायता प्रदान करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, बाल विवाह निषेध कानून बनाना। अब इसका आंसर दीजिएगा, आप क्या आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। सबको ही आंसर देते हुए चलना है, सब लोग फटाफट आंसर करते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगा रहे हैं, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। सभी आंसर दीजिएगा। व्यापक शिक्षा, वित्तीय सहायता प्रदान करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना या बाल विवाह निषेध कानून। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, आपको व्यापक शिक्षा, आपको बाल विवाह से रिलेटिव शिक्षा के बारे में सबको जागरूक करना है, ताकि आप बाल विवाह से होने वाले नुकसान, बाल विवाह से होने वाले जो भी कानून उनके बारे में सबको जानकारी देना है, ताकि बाल विवाह से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानकारी हो सब तक पहुंच सके। चलिए
यदि कोई व्यक्ति स्वयं को टोहनी घोषित कर लोगों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करे तो वह कितने वर्ष की कठोर सजा पाने का हकदार है। अब इसका आंसर दीजिएगा। टोहनी घोषित कर कर क्या कर सकता है, अपने जाल में फंसाने का प्रयास करें तो उसे कितने वर्ष की सजा मिलेगी? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इसका। इस क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहा है? कोई व्यक्ति है जो आपको टोहनी मतलब पागल बनाकर आपके अपने जाल में फंसा रहा है तो उसे कितने वर्ष की सज़ा मिलेगी? चलिए इसे आंसर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग क्या आंसर लगाने वाले हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी 5 वर्ष की उसे क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। कितनी? 5 वर्ष की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि बाल श्रम निषेध या नियमन अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है? अगर जो आपका बाल श्रम अधिनियम है उसमें कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को अगर आप काम करवाएंगे तो वो कैसा होगा? कानूनी अपराध होगा, प्रतिबंधित है, क्योंकि 14 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष या 16 वर्ष। चलिए आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। सब लोग कमेंट करते हुए चलेंगे और आंसर भी देते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। आई होप आप लोगों ने भी सभी ने सही आंसर लगाया होगा इसका। 14 वर्ष के कम बच्चे जो हैं अगर आप उन्हें फैक्ट्री वगैरह में काम करवाते हैं तो इससे क्या हो जाएगा? आपका अपराध माना जाएगा, प्रतिषेध। और अगर 14 वर्ष से बड़े बच्चे हैं तो वो स्कूली शिक्षा के बाद काम, अगर घर की मतलब हम बोल सकते हैं घर बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, घर में बहुत ज़्यादा आमदनी की कमी है, तो अगर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनसे पहले तो आपका प्रतिबंधित किया है, उसके बाद अगर वो चाहेंगे अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला कोष पूछा गया है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, कि अप्रैल 1952, 1992, मार्च 1993, मार्च 1992, अप्रैल 1993। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। आपका टाइमर चालू हो चुका है, टाइम चल रहा है, फटाफट आंसर करिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मार्च कब हो जाएगा? ये मार्च आपका मार्च 1993 में इसकी क्या किया गया था? महिला कोष की स्थापना की गई थी। किसकी? महिला कोष की। चलिए, भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? अब आपको ये बताना है कि भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? उच्च जनसंख्या, निरसाक्षरता, गरीबी या उपरोक्त में से सभी। चलिए बताइए आप आंसर क्या देने वाले हैं। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर लगा सकते हैं। चलिए जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाने वाले हैं? सबको ही आंसर देना है, सब लोग आंसर करते हुए भी चलेंगे। फटाफट इसका आंसर दे दीजिएगा कि इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। अधिक जनसंख्या होने के कारण भी श्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बाल श्रम हो जाता है, क्योंकि अधिक जनसंख्या होगी तो खाने की जो चीज़ें हैं उनको पाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, निरसाक्षरता, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको छोटा मोटा काम करना पड़ेगा, गरीबी ज़्यादा है, इसके कारण भी बाल श्रम प्रमुख कारण देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? जो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन जो कार्यक्रम है इसका गठन कब किया गया था? 16 जून 1996, 22 जुलाई 2002, 5 जून 1990 या 26 सितंबर 1994। चलिए आंसर दे दीजिएगा। सबको ही आंसर करना है, सब लोग आंसर करते हुए भी चलेंगे। इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर लगा रहे हैं? फटाफट आंसर लगा दीजिएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। जल्दी से सबको ही आंसर देना है, सब लोग आंसर लगाते हुए भी चलेंगे कि आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं।
फटाफट लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आपका 26 सितंबर हो जाएगा और 1994 हो जाएगा, है ना। कौन सा 26 सितंबर 1994 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू घटना की रिपोर्ट से अभिप्रेत है। अब आपको इसका आंसर देना है। दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विवाहित रूप से ही की गई रिपोर्ट। दुखी व्यक्ति के घरेलू हिंसा के अलावा की गई शिकायत प्राप्त होने पर विवाहित रूप में की गई रिपोर्ट। उपरोक्त में से दोनों या उपरोक्त में से दोनों ही गलत हैं। चलिए आंसर दे दीजिएगा, क्या आंसर आप इसका लगाने वाले हैं। सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे, फटाफट लगा दीजिएगा सब लोग आंसर कि आपका इसका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से आंसर लगाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे। क्या बोला है उसने, दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विविध रूप से की गई रिपोर्ट जो होती है वो किसके आती है, आपके घरेलू हिंसा महिला संरक्षण 2005 के अंतर्गत देखने को हमको मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से संबंधित विवादों का निपटारा करने का प्रयास किया गया है। अगर घरेलू हिंसा से संबंधित कोई भी विवाद हो रहा है उसका निपटारा कितने दिन में, 45 दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर, या आपका 30 दिन के भीतर, या आपका 60 दिन के भीतर। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर लगा दीजिएगा, फटाक से सबके आंसर आने चाहिए। जल्दी जल्दी आंसर्स लगाते हुए सब लोग चलेंगे। समय कम है, हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करना है। मैं टाइम इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग आंसर्स को पढ़ें, उनको क्वेश्चंस को पढ़ के उसको क्वेश्चन के आंसर लगाएं, ताकि आप आंसर लगाएंगे तो आपको आंसर्स याद रहेंगे और इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको अपनी क्लास में देखने को मिलेगा तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 60 दिन के भीतर उनका निपटारा होगा। किशोर से अभिप्राय, अब किशोर किसे कहेंगे, 16 वर्ष से कम आयु वाले बालक को, 18 वर्ष से कम आयु वाले बालक को, 16 वर्ष से कम आयु वाले बालक को, या उपरोक्त में से सभी। चलिए इसका क्या आंसर आ रहा है, फटाफट आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग सभी लोग आंसर्स करते हुए भी चलेंगे, आंसर देते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष की कम आयु वाले जो बच्चे रहेंगे उनको क्या कहेंगे, आप किशोर कहेंगे। फिर 18 वर्ष से ऊपर जो हो जाते हैं वो परिपक्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोर न्याय बोर्ड का गठन कौन करता है। अब आपको बताइए किशोर न्याय बोर्ड का गठन कौन करता है, राज्य सरकार, न्यायालय, केंद्र सरकार, या सभी। चलिए आंसर दे दीजिएगा जल्दी से, इसका कमेंट बुक में डाल दीजिएगा। 15 सेकेंड आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 15 सेकेंड के अंदर आपको इसका आंसर देना है। चलिए फटाफट आंसर देते हुए चलिए, 15 सेकेंड के अंदर आपका टाइम खत्म होता जा रहा है। फटाक से आंसर देना है हमें इस क्वेश्चन का और फटाफट देते हुए भी चलिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, राज्य सरकार, क्योंकि किशोर न्यायालय का गठन कौन करता है, राज्य सरकार करती है। ये आपको ध्यान देते हुए चलना है, याद रखते हुए भी इस क्वेश्चन को चलिएगा कि किशोर न्यायालय का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिव्यक्त बालक के अभिप्रेत है, जो अभिव्यक्त बालक होते हैं उनसे अभिप्रेत है जिसे माता पिता ने त्याग दिया हो, जिसे माता पिता या संरक्षण समिति को त्याग दिया हो। उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिएगा, क्या आंसर लगाने वाले हैं आप। सब लोग आंसर करते हुए चलिएगा, सबके आंसर्स आने चाहिए। सबके आंसर्स लगा दीजिएगा, आप लोग के आंसर लगाने वाले हैं, फटाफट आंसर कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दोनों। जिसे माता पिता ने त्याग दिया उसे भी अभिव्यक्त बालक कहेंगे, और जिसे आपके संरक्षण जो समिति है उसने भी त्याग दिया उसे भी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोर न्याय बोर्ड को निम्न में से किसकी शक्ति प्राप्त है। अब आपको ये बताना है जो किशोर न्यायालय बोर्ड है उसे किसकी शक्ति प्राप्त है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सबसे पहले तो उसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ
प्राप्त होती हैं किसकी, सिविल न्यायालय की। कोई भी बोर्ड बनाया जाता है तो उसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आप इसका आंसर दीजिएगा, इसका आप आंसर क्या देने वाले हैं। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं इनका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों से प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की भी होती है और मेट्रोपॉलिटन श्रेणी की भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत आपका अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अर्जी की जाती चाहिए। क्या की जानी चाहिए, अर्जी की जानी चाहिए, अर्जी की जानी चाहिए। पहला क्या है, जिस न्यायालय में उस स्थान के ऊपर जहां बालक निवास करता है, जिस न्यायालय में जिला न्यायालय में जहां विवाह अनुष्ठान किया गया था, जिला न्यायालय में जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बोला उन्होंने कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो आपका अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अर्जी की जानी चाहिए। अनुतोष जो है उसे प्रदान करने के लिए जो अर्जी दी गई है उसके लिए क्या करेंगे, जिला न्यायालय में उस स्थान के ऊपर जहां बालक निवास करता है, आप वहां पर अर्जी करेंगे। जिला न्यायालय में जहां विवाह अनुष्ठान किया गया था वहां पर करेंगे। जिला न्यायालय में जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से साथ निवास किया था वहां आप अर्जी लगाएंगे या कहां पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिला न्यायालय में जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से निवास किया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, क्या आंसर लगा रहे हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा आपका असंज्ञेय या जमानतीय, असंज्ञेय और अजमानतीय, संज्ञेय और अजमानतीय, संज्ञेय और जमानतीय। चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा, क्या आंसर आपका लगने वाला है इस क्वेश्चन का। जल्दी से इसका आंसर देते हुए चलिएगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर भी लिखते हुए चलिएगा और साथ में उसका आंसर भी देते हुए चलिएगा कि इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असंज्ञेय और अजमानती। मतलब इस तरीके से कोई दंड होगा तो उसमें जमानत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल विवाह में महिला जो आपके संविदाकारी पक्षकर को भरण पोषण देने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है। जो आपकी बाल विवाह में जो महिला होती है उनके लिए धारा 3, धारा 5, धारा 4 या धारा 7। चलिए इसे आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि बाल विवाह में महिला संविदाकारी पक्षकार को भरण पोषण देने का प्रावधान किस धारा में है। जो महिलाएं होती हैं उन्हें भरण पोषण दिया जाता है और वो किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है। इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और यानी धारा 4। क्या हो जाएगा, धारा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन बालक विवाह को शून्यकरणी घोषित कर सकता है। अब बताइए कि निम्न में से कौन सा बाल विवाह को शून्यकरणी घोषित कर सकता है। बालक बर, बालक बधू या आपका ए और बी दोनों समय बालक था और आपका अवयस्क बालक द्वारा। अब आप आंसर दीजिएगा, विवाह के समय बालक था। अगर आपका बालक बच्चों का विवाह कर दिया गया, वो बड़े हो गए हैं, फिर उसके बाद अगर वो किसी शादी को उनके जो बाल विवाह है उसे नहीं मानना चाहते तो अगर बालक मना करेगा तब वो शादी नहीं मानी जाएगी या वधू मना करेगी तब वो शादी नहीं मानी जाएगी। ये ए और बी जो भी विवाह समय पर बालक था या आपका उनमें से अगर कोई एक एडल्ट था, मतलब हम बोल सकते हैं कोई जैसे 21 वर्ष का था, उनमें से वधू छोटी थी, वधू 9 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष की थी, वो अभी पूरी बालक नहीं थी। अगर उनमें से कोई एक बालक था, अगर वो मना करें तो अब शादी को नहीं माना जाएगा, ऐसा पूछा गया है। चलिए अब आंसर दे दीजिएगा, इसका क्या आंसर लगा रहे हैं आप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब उस समय जो विवाह के समय जो भी बालक था अगर वो मना कर देगा तो विवाह शून्य माना जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि धारा 13 के अधीन न्यायालय आदेश दे सकता है। अब धारा 13 के अधीन न्यायालय क्या आदेश दे सकता है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर किसी व्यक्ति के परिवार पर स्वप्रेरणा से उपरोक्त में से सभी। चलिए आंसर दे दीजिएगा इसका, क्या आंसर आप लगाने वाले हैं? चलिए इसे आंसर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, उपरोक्त में से सभी। यानी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों के आवेदन पर किसी व्यक्ति के परिवार पर या स्वप्रेरणा से न्यायालय आदेश दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2022-23 में वर्तमान महिला कोष से कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है? महिला कोष को 5 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़ या आपका 10 करोड़। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं? क्या आंसर आपका आने वाला है इस क्वेश्चन का? चलिए जल्दी सब लोग लगाते हुए चलिएगा कि वर्तमान में महिला कोष के पास कितनी राशि स्वीकृत की गई है? 5 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 10 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया कोई आदेश आपका प्रवर्तनीय होगा? बताइए जल्दी इसका आंसर। समस्त भारत में उस स्थान पर जहां व्यक्ति पक्षकार निवास कर रहा है, भारत से बाहर, उपरोक्त में से सभी। यानी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया कोई आदेश पर प्रवर्तनीय है कि नहीं, आपको ये बताना है कि समस्त भारत में होगा, उस स्थान पर जहाँ पर किया गया वहीं पर होगा, या फिर आपका भारत के बाहर होगा, या उपरोक्त में से सभी। अब इसका आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा समस्त भारत में। अगर उसमें कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं तो समस्त भारत में उसके परिवर्तन किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल धाराएं हैं। अब आपको इसका आंसर देना है कि जो घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल धाराएं कितनी हैं? 36, 37, 35, 38। टोटल धाराएं पूछी गई हैं कि टोटल कितनी धाराएं हैं उसमें। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा कि उसमें टोटल कितनी धाराएं हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 37। कितनी है? 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। अब आपको ये बताना है राष्ट्रीय टीकाकरण कब प्रारंभ किया गया था? 1985, 1975, 95 या 1999 में। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि टीकाकरण जो प्रोग्राम है वो कब प्रारंभ किया गया था? आपसे सब पूछा गया है टीकाकरण प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था। 1985, 1975, 1957, 1995 या 1999। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। सब लोग लगाते हुए चलेंगे, सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए फटाफट करिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? सबको ही आंसर देते हुए चलना है और सभी आंसर इसका करते हुए भी चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1985। कब स्टार्ट हुआ था? 1985 में भारत में टीकाकरण कार्यक्रम क्या हुआ था? शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि NRHM का लक्ष्य क्या है? जो आपका NRHM है इसका लक्ष्य क्या है ये आपसे पूछा गया है। बाल मृत्यु दर में कमी लाना, लैंगिक संतुलन बनाए रखना, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, उपरोक्त में से सभी। NRHM इसका आपको आंसर देना है। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में भी डाल के भी लिखना है कि NRHM की फुल फॉर्म क्या है। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि आपकी NRHM
एम की फुल फॉर्म क्या है? ये आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से सभी। तो जो आपका NRHM होता है ये आपकी बाल मृत्यु दर को कम करता है, लैंगिक संतुलन को बनाए रखता है और मातृ मृत्यु दर में भी कमी लाता है। क्या करता है? मातृ मृत्यु दर में भी क्या लाता है? कमी लाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एड्स का परीक्षण किया जाता है। एड्स का जो परीक्षण होता है वो किस लिए किया जाता है? आपसे पूछा गया है। एलिसा द्वारा किया जाता है या आपका है ना जो विडाल टेस्ट होता है उसके द्वारा, नन या सी ऑप्शन देंगे दोनों। चलिए आंसर दे दीजिएगा, एलिसा, विडाल, दोनों या नन। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि आपका एड्स परीक्षण किया जाता है, एलिसा, दोनों, विडाल या नन। चलिए आंसर दे दीजिएगा इसका। इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाने वाले हैं? आंसर लगा दीजिएगा फटाफट। आंसर सबको ही करना है, आंसर लगाते हुए भी चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा? एलिसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को पोलियो रहित घोषित किया गया है। अब आपको बताना है कब भारत को पोलियो, मतलब भारत में पोलियो के केस बहुत कम आते हैं, तो पोलियो रहित घोषित किया गया है 2012, 2013, 2014 या 2011। चलिए आंसर दे दीजिएगा इसका। क्या आप आंसर क्या लगा रहे हैं कि भारत को पोलियो रहित कब घोषित किया गया है? भारत को पोलियो रहित कब घोषित किया गया, आपसे पूछा गया है। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा कि आपका आंसर क्या लगाने वाले हैं। आप सभी को आंसर लगाते हुए चलना है, सब आंसर लगाएंगे भी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2014। क्या आ जाएगा आंसर? 2014। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है, पल्स पोलियो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी या सलमान खान। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोगों ने पल्स पोलियो की ब्रेक्स भी देखी होंगी, 2 बूंद जिंदगी वाली, तो उसमें से आपको याद आ जाएगा कि ये कौन को बनाया गया था, ये भी आपको बताना। चलिए आंसर दे दीजिएगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अमिताभ बच्चन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी अमिताभ बच्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालकों में सर्वप्रथम किस चिन्ह का विकास प्रारंभ होता है? आपको बताना है कि बालक में सर्वप्रथम किस चिंतन, मतलब कौन सा वो चिंतन करना प्रारंभ करता है? कल्पनात्मक, अनुमान, आपका प्रत्यात्मक या प्रत्यक्षात्मक। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या देने वाले हैं? फटाफट आंसर लगाएंगेगा। सबको ही आंसर करना है, सभी करते हुए भी चलेंगे सारे आंसर की। बालकों में सर्वप्रथम किसका चिंतन प्रारंभ होता है? कल्पना का, अनुमान का, प्रत्यात्मक का या प्रत्यक्ष का। चलिए से आंसर दे दीजिएगा। आंसर क्या है आपका? सबको ही आंसर करना है, आंसर करते हुए भी चलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रत्यक्षात्मक। सबसे पहले इसका ही चिंतन स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अब आपको बताना है कि जो बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बाल्यावस्था के व्यवहार का या गर्भकालीन अवस्था में आपका जो परिपक्व अवस्था है उसका, बालक की विकास अवस्थाओं का, बालक की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपको आंसर देना है। बाल अवस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व काल तक, बालक की विकास अवस्था का या बालक की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। इजी ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। इसका जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व काल तक का जो भी अध्ययन होता है वो बालक के मनोविज्ञान में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। ये थॉमसन का कथन संबंधित है। अब आपको ये बताना है किसका थॉमसन का कथन है। क्या कथन है थॉमसन का? कि हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं,
बहुत अधिक नहीं, कौन सा, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते मगर हाँ कुछ विकास कर सकते हैं, ये थॉमसन ने बोला था। किस लिए बोला था? वंशानुक्रम के लिए बोला था, जलवायु के संबंधित बोला था, या वातावरण, या आपका वंशानुक्रम या एवं वातावरण दोनों के लिए। तो थॉमसन किससे संबंधित है? वंशानुक्रम से संबंधित है, जलवायु से संबंधित है, वातावरण से संबंधित है, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से संबंधित है। अगर ऐसा होगा तो आप आंसर बहुत जल्दी इसका लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम। तो जो आपके थॉमसन है वो किससे संबंधित है? वंशानुक्रम से संबंधित है थॉमसन, है ना। उन्हें किसके संबंधित बोला था? वंशानुक्रम के संबंधित इसका आंसर दिया था। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर है दूसरा, अब इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न होती है? ये किस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है? किसी व्यक्ति का अगर विकास हो रहा है तो वो अलग अलग होगा, उस सभी व्यक्तियों में अलग अलग उसका विकास होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। अनवरत विकास का सिद्धांत है, विकास का गति सिद्धांत है, क्रमिक विकास का सिद्धांत है, या एकीकरण का सिद्धांत है? अब इसका आपको आंसर देना है। चलिए आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। क्या आंसर लगाने वाले हैं आप? फटाक से इसका आंसर लगा दीजिएगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में डालते हुए चलेंगे आंसर कि आप लोग क्या आंसर इसका लगा रहे हैं। कि अनवरत विकास का सिद्धांत है, विकास का गति सिद्धांत है, क्रमिक विकास का सिद्धांत है, या एकीकरण विकास का सिद्धांत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास का गति सिद्धांत है। क्या बोलता है? कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों का विकास भिन्न भिन्न गति भिन्न भिन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आपका अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? अब आपको इसका आंसर देना। अध्यापक की दृष्टि से प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। ये आप आंसर दीजिएगा। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। चलिए आंसर दे दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाते हुए चल रहे हैं। चलिए से आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। कोई बच्चे में सीखने की गति धीमी होती है, कोई में तीव्र होती है, कोई बिल्कुल जरा में कोई भी चीज़ जल्दी से सीख सकता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है, मगर सीखते सभी बच्चे हैं, सब कुछ सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव डालता है? अगर दृष्टि संबंधित दोष है तो मानव के किस विकास पर प्रभाव डालेगा? शारीरिक एवं मानसिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक, सांस्कृतिक एवं संवेदात्मक। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। सबको आंसर करना है, आंसर सब लोग सही सही लगाते हुए चलेंगे। चलिए से लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाते हुए चल रहे हैं। कि दृष्टि से संबंधित दोष मानव के विकास, किस विकास को प्रभावित करेगा? शारीरिक व मानसिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक, सांस्कृतिक, या संवेगात्मक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संवेदात्मक। कौन सा हो जाएगा? संवेदात्मक हो जाएगा। चलिए, जो बालक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उसके विषय में सत्य है, उसके विषय में क्या सत्य है? जो शैक्षणिक रूप से कैसा है? पिछड़ा है, पढ़ाई में पिछड़ा है, घर व समाज में पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा कि जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उसके विकास विषय में सत्य बताइए। उसके विषय में क्या बताना है? सत्य बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है कि वो केवल पढ़ाई में पिछड़ा है, ना कि वो घर समाज में है, सामाजिक रूप से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस अवस्था में बालक की देखभाल आवश्यक होती है? किस अवस्था में बालक की देखभाल करना आवश्यक होता है? बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोर अवस्था, या ये सभी? चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा कि बालक जो है अगर हम उसकी देखरेख करेंगे तो किस अवस्था में उसकी देखरेख करना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है? बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोर अवस्था, या ये सभी? चलिए इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा।
इसका आंसर लगाइएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, कि आपको किसी बालक के बाल्यावस्था में भी उसकी देखरेख करना पड़ता है, शिशुअवस्था में भी और किशोरावस्था में भी करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बालक शारीरिक रूप से सक्षम है, ये निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता है। जो बच्चा शारीरिक रूप से सक्षम है वो निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता। लंगड़ा, पोलियोग्रस्त, फिर इसके बाद आपके जड़ बुद्धि या दृष्टि बाधित। अब आपको इसका आंसर देना है कि जो बच्चा शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके कोई विकार नहीं है, तो इनमें से क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्या लंगड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, पोलियोग्रस्त नहीं हो सकता है, जड़ बुद्धि, या आपका बुद्धि बाधित, दृष्टि बाधित। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़ बुद्धि नहीं हो सकता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ है, सक्षम है, ये निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता, तो जड़ बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किशोर अवस्था में संरक्षण की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है। किशोर अवस्था में संरक्षण की जो आवश्यकता होती है वो किस क्षेत्र में होती है, ऐसा आपसे पूछा गया है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। शैक्षणिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, या ये सभी। चलिए आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। क्या पूछ रहा है वो, शैक्षणिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, या ये सभी। चलिए इसका आंसर लगाइएगा। क्या आंसर लगाने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किशोर अवस्था में संरक्षण की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है। किशोर अवस्था में बोला है संरक्षण की, तो आपका शैक्षणिक क्षेत्र में भी होती है, व्यक्तिगत क्षेत्र में भी होती है, व्यावसायिक क्षेत्र में होती है, यानी सभी क्षेत्रों में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्थागत शिक्षा साधन है। अब आपसे पूछा गया है संस्थागत शिक्षा साधन है परिवार, समाज, स्कूल, या मित्र मंडली। संस्थागत शिक्षा साधन है। आपसे पूछा गया कि अगर हम संस्थागत शिक्षा साधन लेंगे तो कौन सा साधन होगा। परिवार होगा, समाज होगा, स्कूल होगा, या मित्र मंडली होगा। चलिए अब आंसर दे दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आने वाला है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल। तो संस्थागत क्या है, स्कूल ही शिक्षा का साधन है, क्योंकि बच्चे कहाँ पे जाते हैं, एक संस्थागत स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, जहाँ पे उनको क्या शिक्षा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता नहीं है। इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या देने वाले हैं। सर्वांगीण विकास, उद्देश्य पूर्ति, स्वाभाविक जीवन में संभावित अनुभवों पर आधारित। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या देने वाले हैं कि गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता नहीं है। सर्वांगीण विकास, उद्देश्यपूर्ण, स्वाभाविक जीवन से संबंधित अनुभवों पर आधारित। चलिए इसका आंसर बताइएगा। क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, उद्देश्यपूर्ण। मतलब कोई गैर संस्थागत है वो आपका कोई भी उद्देश्य पूर्ति का काम नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलिसा है तपेदिक परीक्षण, एड्स परीक्षण, कैंसर परीक्षण, या आपका ज्वर परीक्षण। चलो आप बताइए जो एलिसा टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है। आपसे पूछा गया है, अब इसका आंसर दीजिएगा। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इसका आप आंसर क्या लगाने वाले हैं कि एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तपेदिक परीक्षण है, एड्स परीक्षण है, कैंसर परीक्षण है, या ज्वर परीक्षण है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एड्स परीक्षण होता है एलिसा। किसका, एड्स का परीक्षण किया जाता है एलिसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एड्स यानी HIV महामारी की पहली घटना किस वर्ष में संज्ञात्मक की गई थी। पहली बार एड्स के बारे में भारत में कब पता चला था, इसका आपको आंसर देना है। 1976, 1986, 1996, या 1999। चलिए आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। चलिए इसे आंसर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी 1986। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी 1986 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नोको का संबंध किस रोग की रोकथाम से है? नोको का संबंध किस रोग की रोकथाम से है? आपका एड्स, कैंसर, छोटी माता या बेरी बेरी रोग। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। जो नोको है इसका संबंध किस रोग की रोकथाम से है? नोको का एड्स, कैंसर, छोटी माता या आपका बेरी बेरी। चलिए आंसर जल्दी से दे दीजिएगा, आपका टाइम खत्म होने वाला है। और लीजिए ये आपका टाइम खत्म हो चुका है और आंसर आ जाएगा इसका कैंसर। तो जो नोको है NA आपका CO नोको, तो ये किसके इलाज के लिए है? कैंसर के आपके ट्रीटमेंट के लिए, इसका रोकथाम के लिए इसका संबंध किया जाता है नोको का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जिनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, जिनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, जिनकी आवश्यकता होती है। अब इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं। चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा। कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसका बारे में पूछा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। इसके आंसर दीजिएगा जल्दी से कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। तो आपको पता है न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो माइक्रो, एक तो मैक्रो, जिनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है और जिनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि महिलाओं के पुरुषों के समान कार्य के लिए मानव वेतन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अगर महिला और पुरुष एक ही जैसा काम कर रहे हैं, समान समय पे कर रहे हैं, समान समय लगा रहे हैं, तो उन दोनों के लिए वेतन कैसा मिलना चाहिए? समान वेतन मिलना चाहिए। तो महिलाओं के पुरुषों के समान कार्य करने के लिए समान वेतन की बात किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 39। चलिए आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। आप आंसर क्या लगा रहे हैं? आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? चलिए इस आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। आपका आंसर क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का? सभी आंसर लगाते हुए चलेंगे इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? अनुच्छेद आपका 39 में। तो जो आपका आर्टिकल कौन सा है? 39। ये क्या करता है? महिला एवं पुरुष के लिए समान वेतन की बात करता है। किसकी? समान वेतन की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों से बलपूर्ण काम कराने से रोक किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको बताना किसी बच्चे से बलपूर्ण मतलब जबरदस्ती से अगर हम काम करवा रहे हैं तो वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्या दिया गया है? किस अनुच्छेद में के लिए दिया गया है? वर्णित है मतलब उसको रोकथाम नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। चलिए आंसर दे दीजिएगा इसका। क्या आंसर है आपका कि कोई बच्चे से हम बलपूर्वक काम नहीं करवा सकते, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? चलिए आंसर दे दीजिएगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? आर्टिकल 23। किस में दे रखा है? आर्टिकल 23 में दे रखा है। किस में? आर्टिकल 23 में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूएनओ द्वारा कोई बच्चों को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है ना? यूएनओ द्वारा बच्चों को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, पालन का अधिकार। बच्चों को कौन सा अधिकार नहीं है ये आपको बताना है। चलिए चलिए से इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या आप आंसर लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन का? चलिए से सब लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे इस क्वेश्चन का कि आप क्या आंसर लगाने वाले हैं कि बच्चों के पास कौन सा अधिकार नहीं है। चलिए फटाफट आंसर करना है, सबको आंसर भी देते हुए चलना है। देखते हैं आपका आंसर क्या आता है इस क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पालन का। कि बच्चे अपने आप का पालन खुद नहीं कर सकते, उन्हें जीने का अधिकार है, उन्हें विकास का भी अधिकार है, उन्हें सुरक्षा का भी अधिकार है, मगर वो अपने आप का पालन नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स ही करेंगे। कौन सा अधिनियम स्वतंत्र भारत में नहीं बना? अब आपको बताना है कौन सा इसमें से कौन सा
अधिनियम है जो स्वतंत्र भारत में नहीं, मतलब जब भारत आज़ाद हो गया था उससे पहले ही बन गया था। सती प्रथा, बरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, खाद्य सुरक्षा। चलिए इसे बताना है। चलिए इसे, क्योंकि ये अभी 2017 में बना है ये वाला। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा, ये कब आंसर इसका हो जाएगा। फटाफट आंसर लगाना है आपका। चलिए से देखते हैं आप लोग क्या आंसर लगाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 57 का। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 57 है इसका आप आंसर क्या लगाने वाले हैं, जल्दी से इसका आंसर लगा दीजिएगा। चलिए से देखते हैं कौन कौन क्या क्या आंसर लगाते हुए चल रहा है। सबको आंसर देना भी है, सब आंसर लगाते हुए भी चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, सती प्रथा। ये आपका 1827-28 में बन गया था। ये आपका कब का है, आपका राजा राम मोहन रॉय आदि के प्रयासों द्वारा सती प्रथा को लागू करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार के संबंध में सही है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित आपका जो कथन है वो कौन सा सही है। 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। केवल 6 से 14 वर्ष तक के लड़कों पर लागू है, केवल 6 से 14 वर्ष की लड़कियों पर लागू है। ये संविधान में सम्मिलित नहीं है। चलिए इससे आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर लगाने वाले हैं। चलिए आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें बस ये सही है कि ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था शिक्षा का अधिकार। ये केवल लड़कों के लिए नहीं है, केवल लड़कियों के लिए नहीं है, ये संविधान में उल्लेखित नहीं है, ऐसा नहीं है। ये लड़का लड़की दोनों के लिए संविधान में उल्लेखित है, क्योंकि अधिनियम बनाया गया था इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब आया था। अब अभी बताइएगा, थोड़ी देर ही पहले हमने सॉल्व किया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब आया। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। सब बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं इसका। 2005, 2006, 2007, 2004। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। सब लोग फटाफट आंसर कर दीजिएगा इन क्वेश्चंस के कि आपके आंसर क्या आने वाले हैं। सबका आंसर आना चाहिए, सब लोगों को आंसर लगाना है इन क्वेश्चंस का। सब लोग सॉल्व करते हुए भी चलेंगे इन क्वेश्चंस को। चलिए फटाफट सॉल्व कर दीजिए इन क्वेश्चंस को। आप क्या आंसर देने वाले हैं इन क्वेश्चंस का। टाइमिंग खत्म हो रहा है, आपको टाइम के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। फटाफट आंसर दे दीजिएगा इनका कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं इन क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो 2006 में क्या हुआ था, इस अधिनियम को क्या किया गया था, लागू किया गया था। अधिनियम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस अधिनियम के लिए आपके संसद का संयुक्त अधिवेशन किया गया था। कि इसमें से कौन सा एक अधिनियम बनाने के लिए जो संसद है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को क्या किया गया था, संयुक्त रूप से बिठाया गया था। दहेज, खाद्य सुरक्षा, बाल विवाह या शिक्षा निःशुल्क। चलिए इसे आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है कि किस अधिनियम के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन किया गया था। इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। सब लोग आंसर लगा दीजिएगा इसका फटाफट। सबको आंसर देना है, जल्दी से आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर क्या लगाने वाले हैं, सबका राइट आंसर आना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दहेज प्रथा के लिए। याद रखिएगा, दहेज प्रथा के लिए पहली बार आपका जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संयुक्त रूप से बुलाया गया था। और इसका अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अब आप इसका आंसर दीजिएगा, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। थाइमस, पिट्यूटरी, लिवर या आपका पृथक ग्रंथि। चलिए बस आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या दे रहे हैं जल्दी से, कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। थाइमस, पिट्यूटरी, लिवर या पृथक। चलिए से आंसर दीजिएगा इसका। क्या आप आंसर लगा रहे हैं। सबको आंसर करना है, सब फटाफट आंसर करते हुए भी चलेंगे।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लिवर। क्या हो जाएगा? लिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पीलिया पीलिया हो जाता है यदि किसका स्राव बढ़ जाएगा? इनमें से किसका स्राव बढ़ जाएगा तो शरीर में क्या हो जाएगा? पीलिया। पित्ताशय, यकृत, या आपका अग्नाशय या वृक्क। चलिए इस आंसर दीजिएगा। पीलिया हो जाएगा यदि किसका स्राव बढ़ जाएगा? चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी। किसमें स्राव बढ़ जाएगा? पित्ताशय में बढ़ जाएगा, यकृत में बढ़ जाएगा, या आपका अग्नाशय में बढ़ जाएगा, या वृक्क में बढ़ जाएगा। चलिए आंसर दे दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कठिन क्वेश्चन नहीं है। इसको जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। इतने इजी क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। फटाक से इनका आंसर दे दीजिएगा कि आप आंसर क्या लगाने वाले हैं। सबको ही आंसर करना है, सब लोग आंसर करते हुए भी चलेंगे, सबका आंसर आना भी चाहिए। फटाक से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का, आप क्या आंसर देने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पित्ताशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन आपका अनौपचारिक नेतृत्व का उदाहरण है? क्या बोला? अनौपचारिक नेतृत्व का उदाहरण है। आपको आंसर ये देना है इसका। डॉक्टर, मजदूर नेता, हिल्टर, या कलेक्टर। चलिए आंसर देना है। अनौपचारिक नेता का उदाहरण, डॉक्टर, मजदूर नेता, हिल्टर, या कलेक्टर। इसका जल्दी से आंसर देना है कि डॉक्टर होता है अनौपचारिक नेतृत्व करता है, ये मजदूर होते हैं, या हेल्टर होते हैं, या आपका कलेक्टर होता है। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या आप आंसर लगाने वाले हैं? चलिए जल्दी आंसर लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूर नेता एक अनौपचारिक क्या होता है? नेतृत्व करता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जब किसी कार्य को किसी समूह द्वारा नेता के निर्देशन में किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कोई अगर कार्य कर रहा है और वो आपके किसके समूह के नेता के निर्देशन में कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? समन्वयन, प्रबंधन, टीम वर्क, या ये सभी कहा जाएगा। आपका कोई लीडर है, वो लीडर जो जो आपको आज्ञा दे रहा है, जो जो आपको निर्देश दे रहा है, आप सभी मजदूर मिलके उसका क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? इस आपसे पूछा गया है। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। अब इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं? जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीम वर्क कहा जाएगा। क्योंकि आप एक टीम के साथ रहकर सब लोग मिलकर टीम का वर्क कर रहे हैं, मतलब उसे बहुत अच्छी तरीके से उसका फॉलो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि समूह कार्य की विशेषता क्या होती है? अगर आप समूह में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसकी विशेषता क्या होती है? समान प्रतिस्थिति, राष्ट्रीय हित, एक से अधिक व्यक्ति, या नेतृत्व। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए से आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का कि समूह कार्य की विशेषताएं क्या होंगी? सामान्य स्थिति, राष्ट्रीय हित, एक से अधिक व्यक्ति, या नेतृत्व। चलिए आंसर दे दीजिएगा इसका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय हित। जब हम समूह में कोई कार्य करते हैं तो हम किसके लिए करते हैं? माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी है, मतलब समान स्थिति होगा। क्या होगा इसका? परिस्थिति। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा कि आज की क्लास कैसे लगी और आज के क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी बताइए। आज मिक्स्ड क्वेश्चन थे, आपके जो सारे जो क्वेश्चन थे बाल संरक्षण अधिनियम से रिलेटिव, कुछ टीकाकरण से, कुछ आपकी बीमारियों से, सबसे रिलेटिव क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। टेस्ट वगैरह से रिलेटिव क्वेश्चन आज थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई थी। अगली नेक्स्ट क्लास आएगी, इसमें हम और अच्छे क्वेश्चंस और टॉप क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लासेस चल रही हैं ताकि आपका जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले सारे मिक्स्ड क्वेश्चन देखने को मिले, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो सके। कुछ क्लास नंबर हमारी 7 थी, इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं उन्हें भी ज़रूर देख लें आप क्लास को। साथ में ही आपने अगर एक और क्लास चलती है सुबह जो आपके दिन में चलती है, उस क्लास को भी ज़रूर देखें। अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसे भी देख ले। सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, सारी प्लेलिस्ट में जाके पूरी क्लासेस आप निकाल कर देख सकते हैं। महिला पर्यवेक्षक के लिए ही चल रही हैं, मैराथन क्लासेस चल रही हैं आप लोगों के लिए, उन सारी क्लासेस को ज़रूर देखें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। पहली बार आए चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्लास को लाइक करिएगा। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा आज की क्लास कैसी लगी। तब कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।